हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे BHU 2014 MSc केमिस्ट्री इंट्रांस का पेपर सॉल्यूशंस। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा एंड जो भी सॉल्यूशंस हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बिना देर के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप देखें तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन जो कि मैंने आपको प्रीवियस के पेपर्स में जो है आपको मैंने करा रखा है। तो ऑक्सीजन कंपाउंड कैन बेटर बी एस्टिमेटेड बाय, देखिए ये मैंने बोला था ऑक्सीजन जो होता है, जो फिनोलिक ग्रुप जो कंटेन करते हैं, जो OH ग्रुप कंटेन करते हैं, उसे हम किससे यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। तो ये होता है हमारा ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन मेथड से करते हैं। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडिकेटर इरिक्रोम ब्लैक टी कैन ओनली बी यूज इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ मेटल एट pH। यानी देखिए जो आप इरिक्रोम ब्लैक टी का यूज़ करते हैं, जो आप किस में यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, तो उस केस में जो pH होता है वो pH जो होता है आपका 10 होता है। इसीलिए इस pH रेंज को जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज ऑलवेज यूज्ड मेटल एनालिसिस बिकॉज, देखिए जो डाई सोडियम EDTA होता है ना, उसका आप क्यों यूज़ करते हैं मेटल एनालिसिस में, ये इसीलिए यूज़ करता है बिकॉज ये जो होता है आपका एल्केनिटी जो है उसको जो है बनाए रखता है। यानी कि आप बोल सकते हैं हम इट मॉडरेटली इम्पार्ट्स अल्केनिटी टू द टेस्ट सॉल्यूशन। ओके, ये हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर मेटल EDTA। जब भी आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो आपका दो तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, एक होता है आपका मेटल EDTA, ओके, एंड सेकेंड होता है आपका मेटल एंड यहाँ पे जो है इंडिकेटर, जो कि आपका इरिक्रोम ब्लैक टी है। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, जो स्टेबल होना चाहिए, जो कि बिकॉज आपको फॉर्म करना होता है मेटल EDTA, मेनली जो होता है आपको मेटल EDTA ही फॉर्म करना होता है। तो इसलिए जो मेटल EDTA का जो कम्प्लेक्स होना चाहिए वो ऑलवेज मोर स्टेबल देन मेटल जो है आपका इंडिकेटर से होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ग्रेटर देन द मेटल इरिक्रोम टी कम्प्लेक्स, यानी जो मेटल EDTA कम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, मेटल इरिक्रोम ब्लैक टी कम्प्लेक्स से। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द क्वाड्रिवेलेंट यानी CE4 पॉजिटिव के बारे में हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट्स ओनली इन। देखिए मैंने आपको ये जो है आपको मैंने जब पेपर एनालिसिस किया था वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ये हिंट दिया था। तो ये जो होता है CE4+ ना, इसका एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, जो एसिडिक मीडियम होता है CE4+ का, एंड ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है BHU एंट्रेंस के लिए। इसका CE4+ का जो होता है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, which one is widely used as a primary standard in redox stoichiometry। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड इन रेडॉक्स स्टोइचियोमेट्री किसे हम यूज़ करते हैं एज ए। ओके, तो यहाँ पे जो होता है मेनली आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, ओके, आर्सेनिक 3 ऑक्साइड का मेनली यहाँ पे यूज़ होता है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड में, तो वो आपके होते हैं K2Cr2O7, KBrO3, KiO3, ओके, एंड KH जो है iO3(2). ये सभी जो आप यहाँ पे प्राइमरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस में ओनली यहाँ पे 1 दिया हुआ है, मे भी हो सकता है जो आगे आने वाले एंट्रेंसेस में हो सकता है आपको ये सारे में से भी ऑप्शंस दिया जा सकता है। इसलिए इन चीज़ों को जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, द इक्विवेलेंस पॉइंट, हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर द टाइट्रेशन ऑफ CE4 विथ स्टैंडर्ड Fe2। यानी आप क्या कर रहे हैं, CE4+ को जो है आप स्टैंडर्ड Fe2+ के साथ में जो है टाइट्रेट कर रहे हैं। तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, जब आपको यहाँ पे CE4+ से CE3+ का जो है यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है 1.44 एंड Fe3+ से Fe2+ का दिया हुआ है 0.68। तो देखिए इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Ne1 + Ne2 बाय N1 + N2। क्या होता है, Ne1 + Ne2 बाय N1 + N2। अब N क्या है, यहाँ पे N जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें चेंजिंग आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे N जो होता है कितने चेंजिंग आ रहे हैं, यानी यहाँ पे N1E1 एंड N2E2 भी आप कह सकते हैं। ओके, अगर NE1 अगर आप ना कहें तो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, CE4+ से CE3+ जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन चेंजिंग कितना है, 1 आया। यहाँ पे Fe3+ से Fe2+ जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन चेंजिंग आपका यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे भी 1 आया। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पोटेंशियल दिया हुआ है तो
4 लिख देंगे। ओके, फिर प्लस कर देंगे, n की जगह में यहाँ पे कितना फिर से 1 हो गया, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे 0.68 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड डिवाइड बाय n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा, जो चेंजिंग हो रहे हैं वो 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1.44 प्लस 0.68/2 आपका आ जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे एंड जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 2.12 आएगा, एंड डिवाइड बाय जो आपका आ जाएगा 2, एंड जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपको 1.06 आ जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड इस तरह क्वेश्चन जो आपको हमेशा BHU पूछते रहता है। नेक्स्ट क्या था, मोर्स सॉल्ट इज, जो मोर्स सॉल्ट क्या होता है उसका फॉर्मूला जो कि आपने 11-12 में जो है आपने डबल शॉर्ट कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 होल 2 SO4 6H2O। ये होता है आपका एक्चुअल मोर्स सॉल्ट का फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा है, एंड इसी को जो यहाँ पे थोड़ा दाएं बाएं करके जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे FeNH4 होल 2 SO4 होल 2, देखिए यहाँ पे 2 SO4 है, तो SO4 को जो है यहाँ पे इसने होल ट्वाइस में कर दिया। ओके, देन यहाँ पे आपका 6H2 है एंड NH4 होल 2 है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एंड ये आपका एक नॉर्मल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन इज, जो ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन, देखिए इससे जो आपको क्वेश्चन हमेशा BHU एंट्रेंस में पूछे जाते हैं कि ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन में यानी 1 मोल ऑफ BrO3 माइनस कितने मोल्स ऑफ ब्रोमीन जो है आपको यहाँ पे लिबरेट करता है। तो मेनली आपको यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ जो है ब्रोमीन आपको यहाँ पे लिबरेशन होता है। इस तरह क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लिबरेटेड Br2, जो यहाँ पे Br2 लिबरेट कर रहा है, इज टाइट्रेटेड विथ स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। इसे जो है सोडियम थायोसल्फेट से जो है टाइट्रेट किया जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द 1 मोल ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट कैन दस बी इक्वल टू, जो 1 मोल ऑफ KBrO3 होगा वो कितने इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब आपने यहाँ पे 1 मोल ऑफ BrO3 से टाइट्रेट किया तो 3 मोल्स ऑफ Br2 आपको यहाँ पे मिला। ओके, तो जो यहाँ पे Br2 लिबरेट किया है उसे आप टाइट्रेट कर रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट से। तो इस केस में क्या होगा, जब 3 मोल्स आप लेंगे तो आपको यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे यही कह सकते हैं कि आपको 3 मोल्स ऑफ जो है थायोसल्फेट के आयन ही मिलेंगे, यानी H2O3 2 माइनस ही आपको 3 मोल्स भी मिलेंगे, बिकॉज 3 मोल्स ऑफ जो है आपके यहाँ पे Br2 लिबरेट हो रहे हैं। ओके, तो इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे फिर से आप बता दो आपको, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से अनदर टाइप में जो है आपको पूछ सकता है कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ यहाँ पे जो है KBr2 आपको लिया गया, एंड यहाँ पे जो 3 मोल ऑफ H2O3 मिला आपको। नेक्स्ट टाइम क्या पूछ सकता है कि हमने क्या किया, 3 मोल्स ऑफ KBrO3 ले लिया, अब बताइए कितना मोल्स ऑफ जो है हमारा यहाँ पे H2O3 फॉर्म करेगा। तो 3 × 3 यानी 9 मोल्स ऑफ जो है H2O3 फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से जो है BHU अक्सर जो है क्वेश्चंस आपको घुमा के पूछते रहता है, इसलिए इन बातों को जो है ध्यान देंगे आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ 50 ml aliquot of 0.05 ammonia, okay, 0.05 ammonia is titrated with 0.10 mole एसिडिक एसिड, यानी अमोनिया हमने लिया, एक इस तरीके से बीकर लिया, यहाँ पे अमोनिया लिया, एंड यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, इसके ऊपर में एसिडिक एसिड डाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे एसिडिक एसिड लिया है, यहाँ से हमने अमोनिया जो है एज अ बेस हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ओके, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। नॉर्मली आपको यहाँ पे पूछा गया इक्विवेलेंस पॉइंट पे नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं अगर आपको डायरेक्टली बताने से पहले मैं आपको इसको मैथमेटिकल थ्रू अगर मैं आप बताने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है अमोनिया की। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे वॉल्यूम एसिटिक एसिड का नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपली जो है वॉल्यूम पहले एसिटिक एसिड कैलकुलेट करें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, एंड यहाँ पे M1 कितना 50 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है, इज इक्वल टू M2 कितना दिया हुआ है 0.10 दिया हुआ है, एंड V2 आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ओके, V2 जो है आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एंड हमें वही फाइंड करना है। तो यहाँ से V2 फाइंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 ml जो है आपका यहाँ पे V2 आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे V2 फाइंड कर लिया है, ओके, जैसे हमने यहाँ पे V2 फाइंड कर लिया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब दोनों के यहाँ पे जो है दोनों का आप इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने क्या होगा, जो आपको यहाँ पे ml दिया हुआ है उससे जो है आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन दिए हुए उससे आप मल्टीप्लाई कर ले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 × 0.05 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ओके, एंड सिंपली यहाँ पे जो 0.10 दिया हुआ, ओके, यहाँ पे 0.10 दिया हुआ है उससे आप फिर से 25 ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5
5 आ जाएगा। ओके, यानी यहाँ पे एसिड एंड बेस का जो है दोनों का इक्विवेलेंस 2.5 आ गया। अब आप ही मुझे बताइए कि यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का जब आप कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे तो इन दोनों में देखिए जब इक्विवेलेंट सेम हो गया तो दोनों जो है आपके जीरो हो जाएंगे। अब ऐसा जीरो क्यों होंगे? बिकॉज ये आपके न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे तभी ये आपके जीरो हो जाएंगे, तो इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा न्यूट्रल। अब देखिए एक डायरेक्टली बता दूं, यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे आप सभी को पता है कि वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ जो आयंस होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यानी H प्लस एंड OH माइनस के जो आयंस होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। एंड इस केस में क्या होगा आपका जो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी किसी सॉल्यूशन में H प्लस एंड OH माइनस अगर इक्वल हो गया तो वो न्यूट्रल ही होते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है आप कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार BHU पूछता है। ओके, देखिए द pH वैल्यूज ऑफ 10 टू द पावर -9 मोलर HCl एंड 1.0 मोलर HCl एंड 10 टू द पावर -2 मोलर जो है आपको यहाँ पे HCl दिया हुआ है और NaOH दिया हुआ है, कुड रेस्पेक्टिवली बी ऑब्टेन्ड एज। देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए आप देखिए सबसे पहले मेरी बात सुनिए, मिस्टेक आपकी कहाँ पे होगी वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 10 टू द पावर -9 मोलर HCl दिया हुआ है, तो आप सिंपली क्या करेंगे H प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे 10 टू द पावर -9 आ जाएगी। एंड pH जब आप फाइंड करेंगे तो माइनस लॉग करके आप फाइंड करेंगे तो ये आपकी 9 आ जाएगी। ओके, तो ये जो 9 आएगी तो ये आपका सरासर गलत होगा। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप खुद ही बताइए क्या किसी एसिड का pH जो है 9 आ सकता है? 7 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो कैसे वो 9 आ जाएगा? तो यहाँ पे तो आपका सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो है आप यहीं पे कर जाएंगे, इसीलिए जो है आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे जो आप गलत करने के मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, यहाँ पे जो pH जो है आपको निकालना है HCl के लिए, तो ये बोथ वाटर एंड H प्लस दोनों को कंसीडर करके निकालना होगा। यानी वाटर का जो H प्लस होता है वो कितना होता है 10 टू द -7 होता है, तो जो वाटर का होता है एंड जो एसिड का होता है दोनों को आपको यहाँ पे सम करके लिखने होंगे। तो यहाँ पे एसिड का 10 टू द पावर -9 दिया हुआ है एंड वाटर का 10 टू द -7 दिया हुआ है। ओके, एंड जब यहाँ पे 10 टू द पावर -9 को जब आप स्मॉल करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.01 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -7 आप इस तरीके से लिखेंगे। ओके, जब इसे आप ऐड कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.01 इंटू 10 टू द पावर -7 आ जाएगी। एंड इस केस में जब आप अब जो यहाँ पे आप pH कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आपकी आएगी 6.9 के इक्वल। एंड ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे जो है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, या फिर कभी कभार आपको 10 टू द पावर -8 मोलर HCl दिया हुआ होता है, इसीलिए जो आप इन सभी क्वेश्चंस के लिए रेडी रहेंगे। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया, हालांकि हमारे यहाँ पे आंसर तो आ गया। ओके, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो है NaOH वाला भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे NaOH है, यानी यहाँ पे OH माइनस की कंसंट्रेशन दी हुई है 10 टू द पावर -2 दी हुई है, तो यहाँ पे POH फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। ओके, pH OH तो आपको कैलकुलेट करना आता होगा फॉर्मूला से। ओके, तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 - 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा pH हो जाएगा आपका इस केस के लिए 12। यहाँ पे बेसिक है इसीलिए इसका pH जो है हमारे यहाँ पे 12 आया, ये आपका pH स्केल का वैल्यू है। ओके, यहाँ पे एसिड का pH यहाँ मान लेना। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 आ गया, यानी 6.9 एंड 12 हमारा यहाँ आंसर जो है मैच कर गया, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द H plus ion has abnormally high mobility in comparison to other monovalent ion। अब ऐसा क्यों होता है, जो H प्लस की जो मोबिलिटी होती है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, जो H प्लस आयन की जो मोबिलिटी होती है अदर आयन से बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज जो H प्लस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है किसी भी इस तरीके से कंटेनर है उसमें बहुत ज़्यादा मूव करता रहता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता रहता है। जो H प्लस होता है वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, H3O प्लस बनाता है, एंड उससे क्या होता है एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के पास में जो है एक मैकेनिज्म के थ्रू जो है मूवमेंट करते रहता है, एंड उस मैकेनिज्म कहते हैं ग्रोथस मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, ग्रोथस मैकेनिज्म। एंड आप ग्रोथस मैकेनिज्म के बारे में यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रोथस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं H प्लस आयन फॉलोज हॉपिंग मैकेनिज्म इन सॉल्यूशन। जो ग्रोथस मैकेनिज्म होता है उसे हम हॉपिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मिथाइल आयन इंडिकेटर इन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में जो हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें ये पूछा गया। तो कैन बी यूज्ड विद इनसिग्निफिकेंट के थ्रू जो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक हमें कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का कर्व दिया हुआ है जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे देखिए कर्व इस तरीके से दिया हुआ, पहले इस तरीके से स्मॉल इंक्रीज किया। ओके, देन हमारा जो है यहाँ पे फिर से इंक्रीज किया। ओके, तो मैंने आपको बताया कि इंक्रीज कब होता है,
इंक्रीज हमारा बेस के केस में होता है एंड डिक्रीज कब होता है, जब एसिड का केस होता है। ये मैंने आपको उसमें बताया है उस वीडियोस में। ओके, जो एनालिटिकल का मैंने आपको यहाँ पे एक आध वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखी है। अब देखिए जो इंक्रीमेंट हुआ ये स्लाइटली हुआ, यानी ये स्लाइटली इंक्रीमेंट हुआ, यानी ये आपका वीक बेस है एंड यहाँ पे शार्प इंक्रीमेंट हुआ, यानी ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वीक एसिड एंड हमारा ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कह दिया। ओके, यहाँ पे ये वीक एसिड एंड ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस का हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सॉरी ओके, मैंने बेस बोल दिया था गलती से, उसे आप सुधार लेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए ये मैंने क्रोमेटोग्राफी में आपको ऑलरेडी बता रखा है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। क्या दिया हुआ है, अ कॉमन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के इन आयन एक्सचेंज रेजिन के लिए पूछा गया। तो के जो होता है वो आपका क्या होता है, अमाउंट ऑफ आयन ऑफ ड्राई रेजिन बाय अमाउंट ऑफ आयन इन ml ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वंस आर स्ट्रॉन्ग केटायन एंड स्ट्रॉन्ग एनायन रेजिन्स। देखिए ये रेजिन्स के ऊपर मैंने आपको वीडियोस बना के दे रखी है क्रोमेटोग्राफी का, आप प्लीज़ जाके देख लेना। वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो सल्फोनेटेड पॉलीस्टायरीन होता है, जो सल्फोनेटेड होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग केटायन रेजिन होता है एंड जो आपका पॉलीस्टायरीन विथ CH2N एंड Me3Cl जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज यहाँ पे आपका रेजिन होता है। यानी यहाँ पे आंसर आपका A एंड C यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द हाइट इक्विवेलेंट टू अ थ्योरेटिकल प्लेट यानी HETP। ओके, HETP कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉलम लेंथ रिटेंशन TR एट द पीक विड्थ इज W। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स के ऊपर जो आपको मैंने यहाँ पे फर्स्ट ही लेक्चर में जो है मैंने आपको बता रखा है कि HETP इक्वल होता है आपका 16 × TR/W होल स्क्वायर का इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंड ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है एंड इससे जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए BHU मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बेस्ट प्रोसीजर टू इम्प्रूव रिजोल्यूशन बिटवीन टू क्रोमेटोग्राफिक पीक्स। ओके, जो दो क्रोमेटोग्राफी पीक्स होता है उसके बीच में अगर आपको रिजोल्यूशन करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं इस तरीके से जो है आपको कॉलम दिए हुए हैं, इतनी लंबी कॉलम दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे जब आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जो आप क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो ये लेंथ ज़्यादा होने के कारण जो आपका रिजल्ट में जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिजल्ट जो है अगर आपका दो यहाँ पे सॉल्यूशंस के जो है रिजल्ट लगभग सेम आ जा रहा है तो उस केस में आपको क्या करना था कि आप कॉलम के लेंथ को थोड़ा सा आप छोटा कर दे, जो कॉलम का जो लेंथ है उसे आप डिक्रीज कर दे एंड जो बेंड का जो विड्थ है उसे आप बढ़ा दे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग कॉलम लेंथ एंड डिक्रीजिंग बैंड विथ। ओके, यहाँ पे डिक्रीज, दोनों डिक्रीज होंगे, सॉरी मैंने बढ़ा दिया वाला, डिक्रीज कर देंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन डिमीटर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल पाथ इफेक्ट ए, कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन बी एंड coefficient of mass transfer and linear velocity of mobile phase u can be expressed as। ओके, तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट ही लेक्चर में ये भी मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी में पढ़ाया है, जहाँ पे मैंने बताया था आपको H = A + B/μ + C/μ होता है, ये आपका इक्वेशन होता है, इसलिए इक्वेशन को आप जो है याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द आइसोक्रैक्टिक इल्यूशन इन क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज। जो आइसोक्रैक्टिक होता है इसमें क्या होता है, ये इल्यूशन अंडर कंडीशन जो होता है मेनली आपका कांस्टेंट मोबाइल फेस कंपोजिशन होता है। क्या होता है, कांस्टेंट मोबाइल फेस कंपोजिशन के अंदर में ये आपका आता है, इसीलिए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन कुड नॉट बी एन आइडियल डिटेक्टर फॉर क्रोमेटोग्राफी। आइडियल डिटेक्टर कौन नहीं हो सकता है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ओके, ये हो जाएगा आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, इस तरीके से जो है आपका रिवर्स फेज में जो है, ओके, यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे पेपर दिया हुआ है। ओके, पेपर में क्या हुआ, ये जो पेपर है ये आपका नॉन पोलर होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये पेपर जो होता है आपका नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर जब होगा, ओके, जो नॉन पोलर होगा अब यहाँ पे पेपर, यानी ये आपका स्टेशनरी फेज जो हो गया ये आपका नॉन पोलर हो गया। एंड जब स्टेशनरी फेज जब आपका नॉन पोलर होता है तो पोलर वाले जो होते हैं, जो पोलर वाले होते हैं वो इल्यूट फर्स्ट कर जाते हैं एंड जो नॉन पोलर वाले होते हैं वो इल्यूट बाद में करते हैं। ओके, जो नॉन पोलर वाले होते हैं वो इल्यूट जो होते हैं
इल्यूट जो है बाद में करते हैं एंड पोलर वाले इल्यूट फर्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो कि मैंने आपको नॉर्मल एंड रिवर्स्ड फेस्ड क्रोमेटोग्राफी में आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द मोस्ट पोलर कंपोनेंट इल्यूटेड फर्स्ट इंक्रीजिंग द मोबाइल फेस पोलरिटी इंक्रीज द इल्यूशन टाइम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर नॉन पोलर एनालाइट्स हैविंग मोलिकुलर मास ग्रेटर देन 10,000। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोलिकुलर मास आ रहा है। ओके, वन ऑफ द बेस्ट HPLC टेक्निक वुड बी, जो बेस्ट HPLC टेक्निक होता है, तो यहाँ पे देखिए जो मोलिकुलर मास ग्रेटर देन 10,000 होता है उन केसेस के लिए जो हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी करते हैं, जिसे हम कहते हैं जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ X is an acid HA, the pictorial representation of solvent extraction of X can be depicted as। देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए मेनली आपको K D एंड D के बीच का जो है आपको यहाँ पे रिलेशन पूछा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के बीच में जो आपको रिलेशन पूछा जाता है। एंड ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे जो है आपको कभी कभी BHU जो है न्यूमेरिकली पूछ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू KD/1 प्लस KA/H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट जो वहाँ पे W हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए इस रिलेशन को जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी आपका नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लो का है, जहाँ पे V ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग W ग्राम ऑफ सॉल्यूट रिपीटेडली एक्सट्रैक्शन विद V ml ऑफ अनदर सॉल्वेंट विथ विच इज इमिसिबल विथ फर्स्ट वन in nth operation mass of the solid W and that remains extracted will be क्या होगा, यानी W एंड यहाँ पे KD के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपका ये रिलेशन आता है। ओके, ये रिलेशन को भी आप याद रखेंगे, एग्जाम्सन जो आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंटली अब्जॉर्बिंग स्पीसीज द टोटल अब्जॉर्बेंस। ओके, द टोटल अब्जॉर्बेंस इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोलर अब्जॉर्बिटी एप्सिलॉन एंड एनालाइट जो है आपको दिया हुआ कंसंट्रेशन C एंड पाथ लेंथ जो दिया आपको यहाँ पे B दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए क्या होगा, आपका A इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन C भी होता है, यानी यहाँ पे n मोल्स के जो आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 C1B। ओके, फिर एप्सिलॉन 2 C2B प्लस एप्सिलॉन 3 C3B, यानी देखेंगे यहाँ पे जो B है आपका सभी में कांस्टेंट होगा, यानी आप क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन 1 C1 प्लस एप्सिलॉन 2 C2 प्लस डॉट 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 आप कर सकते हैं, एंड यहाँ पे B कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी A इज इक्वल टू आपका रिलेशन ये आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे A हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बियर्स लॉ गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ। देखिए जो बियर्स लॉ जो गवर्न्स करते हैं वो बिहेवियर ऑफ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस मोर देन 0.01। यहाँ पे बाय मिस्टेक कहीं पे जो है मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी इनसे, जो कि आपका होता है मोर देन इक्वल टू 0.01 होता है आपका। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस केस के लिए बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ एब्जॉर्बेंस ए एंड मोलर एब्जॉर्बिटी आर क्या होगा। तो देखिए ए का जो एब्जॉर्बेंस होता है, एब्जॉर्बेंस का जो यूनिट होता है ये यूनिटलेस होता है, बिकॉज यहाँ पे जो भी आता है log I0/I इस तरीके से जो इक्वेशन आता है, तो यहाँ पे I/I जो है आपका आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए जो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस जो होता है आपका यूनिट लेस होता है। बट यहाँ पे मैं आपको अगर एप्सिलॉन की यूनिट कैलकुलेट करके बताऊं तो देखिए ए इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन CB एंड एप्सिलॉन इक्वल क्या लिखेंगे A/CB। तो ए की तो हमारी यूनिट नहीं होती है, एंड सी क्या हमारा कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का आप क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर लिखेंगे, एंड मोल पर लीटर क्या लिख सकते हैं आप, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, क्योंकि लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब होता है। ओके, एंड यहाँ पे पर लीटर इसलिए हम लिखेंगे पर डेसीमीटर क्यूब, एंड यहाँ पे जो है बी का जो हम यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। एंड जब आप ये सारी चीज़ों को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका पर मोल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका पर सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बियर्स लॉ इज नॉट ओबेड इफ। देखिए ये मैंने आपको अपने फोटोकेमिस्ट्री लेक्चर में बताया है, बियर्स लॉ जो होता है नहीं ओबे होता है। क्यों, जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट जब आप यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बियर्स लॉ ही ये कहता है कि आपको जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करना है, एंड जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज़ नहीं करेंगे तो वो कैसे शो करेगा बिहेवियर। ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे इस तरीके से जो आपका यहाँ पे होता है, एंड यहाँ पे लाइट पास होता है, ये आपका जो होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, एंड कुछ रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, कुछ यहाँ पे जो ट्रांसमिट कर जाते हैं, एंड कुछ ऑब्जर्व कर ले जाते हैं। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे फेनोमिना होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आयरन 3 कैन क्वांटिटेटिवली, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, ओके, इसका आंसर जो है मुझे नहीं पता, ओके, मुझे आंसर इसका नहीं पता, आपको पता तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि दूसरों को भी इसका आंसर का जो है हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मार्बल वॉल मे बी अफेक्टेड विथ एटमॉस्फेरिक सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है एंड ये एसिड रेन से रिलेटेड है। ऐसा इसीलिए बिकॉज जो मार्बल वॉल होता है, ओके, मार्बल वॉल जो होता है वो आपका बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ओके, एंड ये जो एटमॉस्फेरिक में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एसिडिक होता है। तो मार्बल एंड जो है आपका सल्फ्यूरिक जो है रिएक्शन करके जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड वो जो तो आपका येलो कलर का हो जाता है आपका मार्बल। इसीलिए जो है कभी कभार आप सुनते होंगे कि जो आपका ताजमहल है, ओके, जो ताजमहल है उसका कलर जो होता है पीला हो जा रहा है, ऐसा इसीलिए ही हो रहा है बिकॉज ये आपका न्यूट्रलाइजर हो जाता है, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच इज कॉल्ड किलर स्पीसीज इन द एनवायरमेंट, किसको हम किलर स्पीसीज कहते हैं। देखिए ये मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ, जो CO होता है उसे हम किलर स्पीसीज बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऐसा क्यों, बिकॉज देखिए हमारे बॉडी में जो होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होते हैं, ब्लड के साथ में जो ऑक्सीजन बाइंड करते हैं एंड उसी कारण जो हम एक तरह से बोले तो हम जिंदा रहते हैं, ओके। लेकिन जैसे ही हम कोई पोल्यूटेड एरिया में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब उससे क्या होगा कि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे बॉडी के अंदर में इनहेल होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड से जो होते हैं, जो ब्लड से जो ऑक्सीजन इस तरीके से बाइंड हुए होते हैं, उस बाइंडिंग को ब्रेक करके जो है कार्बन मोनोऑक्साइड खुद बाइंड हो जाता है। एंड जैसे ही खुद बाइंड हो जाता है तो यहाँ पे ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग कैपेसिटी होता है उससे 200 टाइम्स जो है ज़्यादा होता है आपका, या फिर और भी ज़्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का बाइंडिंग। एंड इस बाइंडिंग को ब्रेक करना जो होता है नामुमकिन होता है एंड इससे जो है आपको हेल्थ की जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को जो हम किलर स्पीसीज कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय, जो वाटर जो होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उससे हम करते हैं विंकलर्स मेथड से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर होता है ये भी आपका इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन है। जो ट्रोपो होता है उसका 0 से 11 होता है, देन आप जो है स्ट्रेटोस्फेयर, देन और भी स्फेयर्स होते हैं उससे आप पढ़ लेना, ओके। तो ये आपका होगा 0 से 11 किलोमीटर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन इज नॉट अ प्राइमरी एयर पोल्यूशन, कौन सा हमारा यहाँ पे प्राइमरी एयर पोल्यूशन नहीं है। तो आप प्लीज़ जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है अच्छे से देख लेना, ओके, बिकॉज यहाँ पे BHU जो है कभी भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो जो NO2 होता है ये आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूशन होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी मुझे नहीं पता बिकॉज यहाँ पे मैं गलत आंसर बताने से अच्छा मैं आपको डायरेक्टली कर रहा हूँ, मुझे इसका आंसर नहीं पता बिकॉज इसके आंसर में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं मुझे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर कलर और इन एक्वस सॉल्यूशन इज नॉट कॉज बाय DD ट्रांजिशन, किसमें जो है DD ट्रांजिशन के थ्रू कलर नहीं होंगे। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहला बात DD ट्रांजिशन किस में होता है, जिसमें जो होता है D इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हम यहाँ पे स्पीसीज ढूंढेंगे जिसमें D इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जिसमें D इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें DD ट्रांजिशन नहीं होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे MnO4- में, तो यहाँ पे Mn जो है आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ओके। एंड जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका यहाँ पे प्रेजेंट है यानी ये आपका D0 है, बिकॉज Mn का क्या होता है D5 3D5 4s2 होता है एंड D7 है यानी ये आपका तो है D0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एंड जब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो कैसे DD ट्रांजिशन देंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे A हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच सॉल्ट अपॉन हीटिंग प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, कौन सा जो हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जो KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट होता है, जब ऐसा हीट करेंगे तो ये आपका KCl+O2 प्रोड्यूस करता है, यानी कौन सा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, पोटेशियम क्लोरेट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो उम्मीद है जो आपको सॉल्यूशंस जो है समझ आए होंगे, तो प्लीज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके सॉल्यूशंस के साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।